सवाल है क्रेडिबिलिटी का। ये बेसिकली क्रेडिबिलिटी क्राइसिस है, साख का संकट है। और आज पूरी दुनिया में जो कॉरपोरेट मीडिया है, जो बड़ी पूंजी से संचालित मीडिया है, वो ये एक खास तरह के क्रेडिबिलिटी क्राइसिस से गुजर रहा है। अमेरिका में और खास करके वेस्टर्न यूरोप में अखबारों का सर्कुलेशन लगातार गिर रहा है, उनका रेवेन्यू गिर रहा है। और हालत ये हो गई है कि पिछले कुछ वर्षों में ऐसी कई रिपोर्ट्स आई जिनके जरिए ये बात सामने आ रही है कि अखबारों का अब कोई भविष्य नहीं है, या कहें कि ट्रेडिशनल मीडिया का कोई भविष्य दिखाई नहीं पड़ रहा है। पिछले दिनों अमेरिका में एक न्यूज़पेपर हिस्टोरियन है, एनालिस्ट हैं, फिलिप जे मेयर। फिलिप मेयर की एक किताब आई द वैनिशिंग न्यूज़पेपर्स, और उसमें उन्होंने कैलकुलेशन किया कि पिछले 10-15 सालों में अमेरिका में अखबारों का जो सर्कुलेशन और रेवेन्यू लगातार गिर रहा है। पिछले 15 सालों से लगातार कॉन्टिन्यूअसली विद अ सेक्युलर ट्रेंड हर साल 2% से लेकर 4%, 5% सर्कुलेशन गिर रहा है, रेवेन्यू गिर रहा है। अगर ये ट्रेंड जारी रहा, और कोई उसका कारण नहीं है कि जारी नहीं रहेगा, अगर ये ट्रेंड जारी रहा तो न्यूज़पेपर्स का जो प्रिंटेड फॉर्म में हमारे पास रोज सुबह आता है घरों में, उस न्यूज़पेपर का फ्यूचर क्या है। और उन्होंने मैथमेटिकली कैलकुलेट किया, और कैलकुलेट करने के बाद उनका यह कहना है कि अमेरिका में जो लास्ट प्रिंटेड न्यूज़पेपर की कॉपी रिसाइकिल होगी, दैट विल बी इन अप्रैल 2040। अप्रैल 2040 के बाद अमेरिका में कोई अखबार नहीं बचे। यूरोप में भी ज्यादातर जगहों पर यही हालात है, चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे फ्रांस हो। फ्रांस में अखबारों को बचाने के लिए, बिकॉज अखबार अगर खत्म हो जाए तो ये एक बहुत बड़ा खतरा है पूरी डेमोक्रेसी के लिए। क्योंकि अखबार के बिना डेमोक्रेसी की, यानी फोर्थ स्टेट के बिना अखबार या जो बाकी न्यूज मीडिया है उसके बिना डेमोक्रेसी की कल्पना नहीं की जा सकती है। उसके बिना किस तरह की आप डेमोक्रेसी बनाएंगे। तो फ्रांस में तो हालत ये हो गई कि राष्ट्रपति सरकोजी को वहां अखबारों को बचाने के लिए एक सब्सिडी स्कीम शुरू करनी पड़ी है कि वहां के सभी नौजवानों को जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं उनको फ्री न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, और उसका पैसा सरकार दे रही है ताकि लोग अखबार पढ़ें। पर लोग अखबार क्यों नहीं पढ़ रहे? इसका एक कारण सही बात है कि टेक्नोलॉजी का बहुत फास्ट डेवलपमेंट हो रहा है। लोग इंटरनेट पर, अपने कंप्यूटर्स पर, अपने मोबाइल फोन पर ज्यादा अखबार देख ले रहे हैं। पर सिर्फ यही कारण नहीं है। जो सबसे इंपॉर्टेंट कारण है वो है क्रेडिबिलिटी क्राइसिस। प्यू रिसर्च एक बहुत जानी मानी रिसर्च संस्था है, उसके रिपोर्ट्स के मुताबिक मिड 80s में अमेरिका में अखबारों पर हर 10 में से 7 लोग अपने अखबारों पर भरोसा करते थे। यानी 70% जो उनके रीडर्स थे अपने अखबारों के छपे कंटेंट को भरोसेमंद मानते थे। अर्ली 2001 और 2 के आसपास उनका जो नेक्स्ट सर्वे आया, उसमें यह पता चला कि आज अमेरिका में 10 में से सिर्फ 3 लोग अपने अखबारों पर भरोसा करते हैं। यानी केवल 30% लोग अपने अखबारों के कंटेंट पर भरोसा करते हैं। बेसिकली ये जो क्राइसिस है ये क्रेडिबिलिटी की क्राइसिस है। और ये क्रेडिबिलिटी की क्राइसिस आ कहां से रही है, जिसकी तरफ बार बार हमारे साथियों ने इशारा किया। ये प्रॉब्लम आ रही है जो उनके ओनरशिप का पैटर्न है, यानी जो बड़ी पूंजी उसको कंट्रोल कर रही है, वो बड़ी पूंजी के जो इंटरेस्ट है, उस इंटरेस्ट के कारण न्यूज़पेपर्स अपनी क्रेडिबिलिटी खो रहे हैं। अब नतीजा क्या है कि अमेरिका में जब इराक पर हमला करने की बारी आती है तो उसके लिए जो पूरा प्रोपेगेंडा और माहौल बनाने का काम है वो कॉर्पोरेट मीडिया करता है। और कॉर्पोरेट मीडिया में कौन लोग हैं? वो ज्यादातर जो अखबार है अमेरिका में, या जो बड़ी कंपनियां हैं जो अखबार भी चला रही हैं, टेलीविजन चैनल भी चला रही हैं, इंटरनेट पोर्टल्स भी चला रही हैं, वो सारी की सारी कंपनियां हथियारों के बिजनेस में भी हैं, उनका तेल का भी बिजनेस है। जो बड़े मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन हैं उन्होंने ही अखबारों को भी संचालन करना शुरू कर दिया, मीडिया का भी संचालन शुरू कर दिया, और उनका इंटरेस्ट जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है उसके साथ जुड़ा हुआ है। नतीजा यह है कि वो इराक पर हमले का समर्थन करते हैं, उसके लिए वो माहौल बनाते हैं। और जो भी लोग उस समय, कोई भी अखबार, एक सिंगल अखबार ऐसा नहीं था, मीडिया चैनल नहीं था जिसने उस हमले का समर्थन नहीं किया। मैं दुनिया के बाकी देशों के बारे में अब बात नहीं करना चाहता। उस एक्सपीरियंस के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि आज भारत में भी
जो सिचुएशन पैदा हुई है कि आज जितने बड़े अखबार समूह हैं या टेलीविजन समूह हैं, वो सभी बड़ी पूंजी के अखबार हो गए। उसमें बहुत बड़ी पूंजी लगी हुई है। और ज्यादातर हिंदी के अखबारों में भी जो आज शेयर मार्केट में लिस्टेड कंपनीज बन गई है, चाहे दैनिक जागरण हो, चाहे वो भास्कर हो, चाहे हिंदुस्तान हो, वो सभी शेयर मार्केट में लिस्टेड कंपनीज हैं। उसमें विदेशी पूंजी लगी हुई है। और वो जो इन्वेस्टर का इंटरेस्ट है, जो पैसा जिसने लगाया है शेयर मार्केट में, एक हिंदुस्तान अखबार के वेंचर में या भास्कर में लगाया है या दैनिक जागरण में लगाया है, उसका जो सबसे प्राइम कंसर्न है कि ये अखबार हमें कितना प्रॉफिट दे सकता है। वो उसकी तुलना कर रहा है एक ब्लू चिप कंपनी से कि अगर विप्रो इतना पैसा दे सकती है, इंफोसिस इतना दे सकती है, कोई स्टील कंपनी, कोई सीमेंट कंपनी इतना हमें रिटर्न दे सकती है हमारे इन्वेस्टमेंट के बदले, तो हिंदुस्तान हमें कितना रिटर्न दे सकता है, दैनिक भास्कर हमें कितना रिटर्न दे सकता है, एनडीटीवी कितना रिटर्न दे सकता है। और जो ये रिटर्न का प्रेशर है, प्रेशर ऑफ मैक्सिमाइजिंग द प्रॉफिट को कितना बढ़ाया जा सकता है, इसके कारण अब सारी नैतिकता, वैल्यूज, मूल्य, जो भी अखबारों में मिड 80s तक बातें हम सुनते थे, वो सब एक एक बात एक ध्वस्त हो रही है, उनको धराशायी किया जा रहा है। अखबार बिल्कुल बिकने के लिए तैयार खड़े हैं। आप उसमें कुछ भी खरीद सकते हैं, कुछ भी बेच सकते हैं। ये एक क्रेडिबिलिटी की क्राइसिस वहां से पैदा हो रही है। अखबारों में पॉलिटिशियंस के खिलाफ वो भी धीरे धीरे कम होता जा रहा है। पॉलिटिक्स, वैसे भी वो कहते हैं कि अब हमारे लिए पॉलिटिक्स कोई इश्यू नहीं है। पॉलिटिकल रिपोर्टिंग खत्म होती जा रही है, पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म खत्म होती जा रही है। और केवल ये किसी राज्य तक सीमित मामला नहीं, केंद्र में भी आप देखिए तो ज्यादातर अखबार, ज्यादातर मीडिया चैनल्स वो आमतौर पर जिसकी सरकार है उसके ही गुणगान में लगे हुए हैं। लेकिन फिर भी कभी कभार आप ये देखेंगे कि कुछ पॉलिटिशियंस के खिलाफ खबरें छप जाती हैं, पर कॉर्पोरेट्स के खिलाफ एक भी खबर आपको नहीं दिखाई पड़ेगी, एक भी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट नहीं दिखाई पड़ेगी। जबकि हम सब जानते हैं कि आज इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा प्राइवेट सेक्टर के हाथ में है, वही कंट्रोल कर रहा है। पर क्या प्राइवेट सेक्टर में सब कुछ इतना अच्छा चल रहा है? क्या कारण है कि आज एक भी खबर प्राइवेट सेक्टर के बारे में किसी अखबार में नहीं छप सकती?